गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी। तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, जिसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। जिन बच्चों के पास अभी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है वो प्लीज जल्दी से उसे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज लेट्स बिगिन विद द ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल से हम शुरुआत करते हैं। Does the growth of a population with time show any specific and predictable pattern? क्या जो किसी भी population में growth हो रही होती है किसी भी टाइम पर कोई specific या कोई predictable pattern show करती है? We have been concerned about unbridled human population growth. हम इस बारे में पूरी तरह से सहमत हैं, कंसर्न है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, एंड इसके द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी कंट्री में, हम उसके बारे में भी जानते हैं। And it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some resistance on growth। यानी कि हम इस बारे में, ये नेचुरल है ये जानना, इस बात के लिए जिज्ञासा रखना कि हमारी जो एनिमल पॉपुलेशन है डिफरेंट नेचर में वो बिहेव करती है सेम वे में या फिर डिफरेंट वे में। यहाँ पर हम ग्रोथ मॉडल्स टू टाइप्स की पढ़ेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। So start with the exponential growth. Resources, food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth of population। ये जो दिन बर दिन हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है उसका एकमात्र रीजन जो है, एक रीजन जो है वो है रिसोर्सेज। जो हमारे आसपास संसाधन अवेलेबल है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इन सब की अवेलेबिलिटी जो है ना वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को दिन बर दिन बढ़ा रही है। आइडियली जब रिसोर्सेज किसी भी हैबिटेट में अनलिमिटेड हो जाएंगे, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो हर जो ऑर्गेनिज्म है वो इसका फुली यूटिलाइज करना चाहेगा, वो इसको यूज करना चाहेगा। ऐसा किससे कहा गया, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है डार्विन द्वारा दी गई, उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए किसी जगह पर तो हर स्पीशीज का मन करेगा, हर स्पीशीज की ये एबिलिटी होगी कि वो उसका फुली यूटिलाइज कर सके। एज डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया जब उसकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आई थी। देन द पॉपुलेशन ग्रो इज एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो जो इस तरह की ग्रोथ होगी जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड मतलब अनगिनत होंगे, ठीक है, जहां पर रिसोर्सेज का कोई अंत नहीं है, हमें रिसोर्सेज आराम से सारी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो इस तरह की पॉपुलेशन जो होगी ना वो ग्रो करेगी एक्सपोनेंशियली या फिर ज्योमेट्रिक फैशन से, एक्सपोनेंशियली या फिर ज्योमेट्रिक फैशन से। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज क्या है, n है, ठीक है, जिसका साइज n है, द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, की एक टाइम में कितने स्पेसिफिक टाइम पे बर्थ हो रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड एज b। तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताया गया है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो कैपिटल n मान के चलते हैं और जो बर्थ रेट है वो हमारे पास b है, ठीक है, स्मॉल b। डेथ रेट जो है आपके पास स्मॉल d है। तो जितने इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं n में किसी भी ड्यूरिंग टाइम में, वो होता है dn बाय dt। कैसे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है तो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा इजीली कि आपके पास कोई पॉपुलेशन है जिसका साइज है n, मात्र इतने सारे नंबर ऑफ पॉपुलेशन में लोग मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, और उसमें जो बर्थ रेट है उसको b से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो डेथ रेट है उसे हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो क्या होगा कि अगर हमें किसी के बताना हो कि पॉपुलेशन का साइज कितना है तो वो यही बताएंगे ना कि कितने या तो लोग पैदा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, या डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डेथ रेट से। इन्हीं दो फैक्टर से हम बता सकते हैं कि या तो बर्थ रेट हो रही है, अगर बर्थ रेट इंक्रीज होगा यानी कि पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज होगा, और अगर डेथ रेट डिक्रीज होगा तो भी हमारे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। राइट, मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो क्या हुआ, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों तो नीचे टाइम लगा देते हैं, जब भी हम किसी टाइम में रेट की बात करते हैं तो हमें नीचे टी लगाना होता है डिवाइड में, राइट। तो dn बाई dt हम लिखेंगे, तो dn बाई dt क्या होगा, आपके पास b माइनस d, यानी कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट।
को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी हमारे प्रेजेंट में पॉपुलेशन का साइज होगा, ठीक है। तो dn बाई dt यानी कि टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने हमारे पॉपुलेशन का साइज है, वो कैसे पता लगेगा, जब हम बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करेंगे, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई n, यानी कि उस समय जो पॉपुलेशन साइज है उससे। चलो फिर मान कर चलते हैं, ये इतना क्लियर हुआ होगा आई होप आप सभी को। लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि ये जो b माइनस डी है ना, इसको हम r लेकर चलते हैं, ठीक है। जो आपके पास b माइनस डी है उसको हम r लेकर चले, लेट b माइनस डी इज इक्वल टू r, तो dn बाई dt क्या हो गया, b माइनस डी की जगह पर हम क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो rn हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये समझाया गया कि आपका पॉपुलेशन का साइज कैपिटल N है, बर्थ रेट b है, डेथ रेट d है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी टाइम पर हमें पॉपुलेशन का साइज बताना है तो हम इस इक्वेशन से बताएंगे कि dn बाई dt इज इक्वल टू b माइनस डी मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पर हमने b माइनस डी को r पुट कर दिया, तो हमने क्या लिख दिया, dn बाई dt इज इक्वल टू r n। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है कि dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पर r का मतलब क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। दिस शोज द एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ। The r in this equation is called the intrinsic rate of the natural increase, यानी कि जो r है यहाँ पर वो ये बता रहा है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस होगा तो हमें क्लियर मिलेगा कि हमारे पास उस समय पॉपुलेशन का साइज कितना है। तो यहाँ पर r जो है वो स्टैंड करता है कि अंदर से इंट्रिंसिक रेट कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, जो नेचुरली हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जो आर है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो क्या हेल्प करता है ये असेस करने पे कि हमारे पास जो बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स वो जो लिविंग थिंग्स होती है, अबायोटिक फैक्टर्स वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। The above equation describes the exponential और geometric growth। ये जो आपके सामने इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है आपको एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ को। Pattern of a population result in a J-shaped curve when we plot n in relation to time, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाकर देखें तो इसकी शेप कैसे आएगी, J शेप कर्व आएगा इसके पास। If you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of exponential growth equation as, अगर आपको कैलकुलेशन आता है, यानी कि मैथ्स में स्टूडेंट्स एक टॉपिक होता है कैलकुलस का, ठीक है, जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कैलकुलस का एक टॉपिक होता है जहां पर हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो उसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन जो आपको ऊपर दिखाई गई है, इसमें अगर हम इंटीग्रेशन लगा दे तो हमारे पास इक्वेशन पता है क्या बन जाती है, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती या जिनके पास अभी मैथ्स नहीं है 11th में। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ छोटी सी बात समझना है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन। आपको सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है यहाँ पर कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको रिप्रेजेंट की गई है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, तो आप उसका जब इंटीग्रेशन करते हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन आपके पास ये वाली आती है, दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी। यहाँ पर मैथ्स के कुछ कंसेप्ट्स लगे हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती या ये वाला टॉपिक पर्टिकुलरली समझना है, वो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, ठीक है। तो डेरिवेशन भी होगी, लेकिन आप पहले कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपको ये वाले इंटीग्रेशन सीखना है सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था एक जे शेप कर्व बनता है जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ग्राफ आपके साइड में दिखा रखा है कि किस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आपके पास एक साइड होता है पॉपुलेशन साइज, क्योंकि हम बेसिकली पॉपुलेशन साइज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन साइड जो है आपका वाई एक्सिस पे होगा और जो टाइम जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो इस तरह से अगर आप देखिए ध्यान से तो ये जे टाइप का कर्व बन रहा है
जे टाइप का ये होता है ना, ऐसे करके जे लिखते हैं ना हम, तो ये जे का ऊपर वाला डंडा हिडन है, ठीक है, तो ये जे शेप कर्व बन रहा है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो क्या होता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और ऊपर तक, कितनी ऊपर तक जाएगी तो हमें भी नहीं पता, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज आपको नहीं बताया गया है, तो हमारी जो पॉपुलेशन साइज है वो बढ़ता चला जाएगा और हमें एक कर्व मिलेगा जिसे कहते हैं हम जे शेप कर्व। ऑल राइट स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया वो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्लियर हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी इक्वेशन यहाँ पर खत्म हुई थी, दैट इज इंटीग्रेशन किया था हमने इक्वेशन का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी, वेयर एन टी, यहाँ पर जो एन टी है स्टूडेंट्स, वो एन टी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम टी, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है साइज, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई होगी। एन जीरो का मतलब है यहाँ पर पॉपुलेशन टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एट टाइम जीरो पर, तो एन टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, और एन जीरो मतलब एक जीरो टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी, यानी कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। आर यहाँ पर अभी आपको पता है कि इंट्रिंसिक रेट होता है नेचुरल इंक्रीज का। ई जो है वो बेस एल्गोरिथम है, आपने मैथ्स में भी सुना होगा कि ई जो होता है बेस पावर के रूप में काम करता है, तो दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू आपके पास दे रखी होती है 2.71828। so any species growing exponentially under the unlimited resources condition can reach enormous population densities in a short time। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज होगी जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कब करेगी, जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, एक शॉर्ट टाइम में भी वो इतना ज्यादा ग्रो अप कर सकती है। डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। डार्विन ने ये शो किया था कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो जो एलिफेंट्स की ग्रोथ होती है ना इतनी कम टाइम में, वो भी काफी जल्दी से होने लग जाएगी बहुत ज्यादा नंबर्स में। तो द फॉलोइंग इज एन anecdote popularly narrated to demonstrate dramatically how fast a huge population can build up and grow exponentially। तो यहाँ पर आपको जो कर्व दिखाया गया था कि आपके पास जे शेप का कर्व बनेगा, वो ये रिप्रेजेंट करने के लिए बनता कि अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो आपके पास कितनी जल्दी से पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, ह्यूज पॉपुलेशन ग्रो अप कर सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन अब दूसरी ग्रोथ का क्या यूज हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की, है ना, तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, बिकॉज हम सुनते हैं हमारे पास पानी लिमिटेड है, हमारे पास कुछ चीजें, कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो लिमिटेड है, राइट। तो लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेल हो जाती है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी एज्यूम कर सकते हैं जब हम ये पता लगा ले कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बट इन द प्रेजेंट टाइम हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है किसी भी स्पीशीज की नेचर में जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अलाउ करे, यानी कि ह्यूज पॉपुलेशन ग्रो कर जाए। तो दिस लीड्स टू कंपटीशन, इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी, अगर आपको याद हो तो, डिस्कस किया था कि एक पॉन्ड है आपके पास, लेक है, उनमें मछलियां हैं, फिशेज है, फिश नंबर 1 है, फिश नंबर 2 है, तो इतनी सारी मछलियां हैं आपके पास, उसको सबका एक ही सोर्स है कि उनको क्या करना है, ऑक्सीजन इनहेल करनी है, एंड साथ में क्या होता है, उनका जो सी फूड होता है, जो मछलियों का खाना होता है, उन सबको वो, अगर आप वहां आकर पॉन्ड में मछलियों का खाना डालते हो तो वहां पर इतनी सारी मछलियां आपके पास इकट्ठी हो जाती है, तो यानी कि एक तरफ से उनके बीच में क्या हो रहा होता है, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा होता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में किस तरह से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, राइट। तो इवेंचुअली क्या होता है,
कि जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है वो सरवाइव करता है ज्यादा टाइम तक, क्योंकि उसे अच्छे से खाना मिल जाता है एंड रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। जिसको खाना नहीं मिल रहा होगा तो वो तो बेचारी मछली सूख सूख के अपना भी मर जाएगी, राइट। तो द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो फिटेस्ट वन होता है ना, फिटेस्ट वन, वो सर्वाइव करता है, वो ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाया गया है कि अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो वहां पर लैक ऑफ फूड भी रहेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म को तो फूड इतना सारा मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को बहुत कम फूड मिलेगा। लैक ऑफ हैबिटेट, शेल्टर भी बहुत कम लोगों को मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़कों पर, राइट। कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आपकी डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो, ये सारे एग्जांपल्स आपको पता होते हैं, जस्ट एक बार आपको रिमाइंड करवाना होता है ड्यू टू द बायोलॉजी चैप्टर्स की लाइफ किस तरह से वर्कआउट करती है। लैक ऑफ मेट्स, लैक ऑफ मेट्स की वजह से, एंड नॉट ऑल इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, और हर ऑर्गेनिज्म जो है, इंडिविजुअल जो है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता और ना ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो दिस इज शोज द लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसके पीछे कुछ लॉजिक होता है कि हमारे पास जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ही नहीं तो हम उस ग्रोथ की बात ही क्यों करें। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमारे पास कौन सी ग्रोथ आई, लॉजिस्टिक ग्रोथ। द गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट, जो गवर्नमेंट्स है अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने भी इस फैक्ट को रियलाइज किया और इंट्रोड्यूस किया वेरियस रेस्टोरेंट्स को, जो व्यू कर सके ह्यूमन पॉपुलेशन को, लिमिट कर सके कि दिन बर दिन हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो in nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number. तो नेचर में एक हैबिटेट के पास इतना रिसोर्सेज तो होते हैं कि वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट कर सके। कैसे? बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। यानी कि हम मान के चलते हैं कि किस नेचर में कोई हैबिटेट है, उनके हाथ में होता है कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना होता है ताकि आगे और ग्रोथ ना हो सके। लेट अस कॉल उस लिमिट को क्या कहते हैं, जिस लिमिट को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये लिमिट हमारे हाथ में होती है, पॉपुलेशन के हाथ में होती है, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पॉपुलेशन के हाथ में होता है। तो उस लिमिट को हम मान के चलते हैं के, ठीक है। जिस स्पीशीज है उस जगह की, उसको मान के चलते हैं लिमिट को के, जिसे कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। नेचर्स को कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है वो आपको नीचे डायग्राम, ग्राफ का जो डायग्राम है उसमें भी दिखाई दे रहा है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का आपके सामने पॉपुलेशन साइज का वाई एक्सिस पे ग्राफ है एंड एक टाइम के साथ उसका रिलेशन दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास एक बार एक ग्रोथ होएगी, लेकिन एक टाइम पे जाके वो सीधा कांस्टेंट होने लग जाएगी। तो कांस्टेंट होने लग जाएगी तो जो लिमिट है कि उसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती है, वो उसके बाद सीधा ही चलेगी। सीधा कहाँ तक चलेगी वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, जहां तक भी चले, इनफाइनाइट तक चले, ठीक है, इनफाइनाइट तक चले। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी है, जहां पर वो लिमिट कर जाएगी उसे कहेंगे हम के, यानी कि नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर लिमिट कर गई है तो इस पोजीशन को कहेंगे हम के, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by a phase of acceleration or deceleration, and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. अभी हमने ग्राफ देखा कि एक लिमिट होती है, वो होती है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कैपिटल की। तो यहाँ पर बताया गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है किसी भी जगह पर, अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें तो बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक होता है उसके पास लैग फेज, जहां से वो शुरुआत करेगा। एक होता है एक्सेलरेशन, या तो वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। फिर उसके बाद एक ऐसी, फाइनली एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहां पर लिमिट हो जाती है, जिसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम टी रिजल्ट करता है सिग्मोइड कर्व। तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व बनता है वो कैसा बनता है, आपके पास सिग्मोइड कर्व बनता है। कैसा बनता है, सिग्मोइड कर्व बनता है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को कहते हैं बर्नहॉल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी कि साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पर उनका नाम लिखा जाता है देन लॉजिस्टिक ग्रोथ। एंड इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, dn अपॉन dt। dn अपॉन dt का मतलब होता है पॉपुलेशन, dn मतलब पॉपुलेशन का साइज उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो डिवाइड करते हैं जब हमें पॉपुलेशन का साइज पता लगाना हो, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू r। r आपको पता है इंट्रिंसिक इन नेचर्स, इंक्रीज इन नेचर्स ग्रोथ, एंड n जो होता है आपके पॉपुलेशन साइज उस पर्टिकुलर टाइम पर। k इज फॉर कैरिंग कैपेसिटी एंड n क्या है आपके पास, पॉपुलेशन साइज, where n is population size at time t
टी टाइम पर उसका पॉपुलेशन साइज क्या है, आर आपके पास इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के आपके पास अभी हमने पढ़ा दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ का ये आ गया ग्राफ। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पॉपुलेशन साइज यहाँ दिखा रखा है एंड एक जगह आपको टाइम दिखा रखा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये कुछ एस टाइप का शेप बन रही है, इसे इस तरह की शेप को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या कहते हैं? सिग्मोइड कर्व। तो यहाँ पर सबसे पहले लैग फेज आएगा जहां से शुरुआत हुई है। ठीक है, लैग फेज, फिर द रेट एक्सेलरेट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेट। ये आपके सामने पॉइंट दिखा रखा है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसके बाद रेट क्या होगा? स्लोज डाउन करने लग जाएगा, नीचे आ रहा है ऐसे करके ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो उसे कहेंगे हम रेट स्लोस डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, since resources for growth for most animals population are finite and become limiting sooner or later, जो resources है वो तो हमारे पास limited है, तो वो किसी ना किसी टाइम पर तो लिमिटेड हो जाएंगे। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो क्या है? ज्यादा कंसीडर करी जाती है रियलिस्टिक वन। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से ज्यादा हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा रियलिस्टिक होती है, रियल वन होती है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो ग्रोथ मॉडल्स थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आई विल सॉल्व इट आउट। So let's discuss about life history variation. छोटा सा टॉपिक है। Populations evolve to maximize their reproductive fitness, also called Darwin fitness. Population क्या करती है? अपने reproductive fitness को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, population का मतलब भी क्या होता है? Reproduction का एक main process होता है इसमें, ताकि हम reproduce करके आगे new offsprings को obtain कर सके। तो इसे कहते हैं हम Darwin fitness। ठीक है, जिसका मतलब होता है जितनी R की वैल्यू हाई होगी उतना ही ज्यादा कोई population फिट होगी in the habitat in which they live, जहां पर भी वो रहते हैं। Under a particular set of selection pressure, organism evolve करता है toward the more efficient reproductive strategy। तो किसी भी particular सिलेक्शन प्रेशर होता है वहां पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज को अटेन कर सके। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ में एक टाइम ही ब्रीड कर पाते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसका एग्जांपल है पैसिफिक सैल्मन फिश या फिर बैम्बू। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि ब्रीड कर पाते हैं। व्हाइल अदर्स ब्रीड मेनी टाइम्स, और जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी कितने भी मर्जी टाइम क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं लाइफ टाइम में, जैसे कि बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स हो गए। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स, मंकी, एप्स, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, ऑयस्टर्स, पेलेजिक फिश। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, एक ही साथ में बहुत सारे नंबर्स में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट। यू कैन सी द एग्जाम्पल एवरीडे लाइफ, आप अपने अराउंड देख सकते हैं। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस। तो क्वेश्चन है कि कौन सा डिजायरेबल है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फिट रहेगा एनवायरमेंट में। Ecology suggests that life history traits of organisms have evolved in relation to the constant imposed by the biotic and abiotic components of the habitat जहां पर वो रहते हैं। इकोलॉजिस्ट ने यही सजेस्ट किया कि लाइफ के बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री ट्रेट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जो इम्पोज करते हैं उनके अबायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट को जहां पर भी वो रहते हैं। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। तो स्पीशीज में करंटली जो भी रह रहे हैं उससे इवोल्यूशन बताता है ये चीजें कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व हो रहे हैं। इवोल्यूशन आई होप आपको क्लियर होता होगा। इवोल्यूशन वर्ड क्या होता है कि जितने भी चेंजेस आए हैं ऑर्गेनिज्म में, किस तरह से ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड हुए हैं, वो एक अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट। तो आई होप आज की वीडियो आपको सही अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या मुझे फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।